चाले बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर करिए और अपने दोस्तों की हेल्प करिए। तो हमारा चैप्टर 10 चल रहा था हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का उत्तराधिकारी कैसे, किसका उत्तराधिकारी कैसे बना, हर्षवर्धन विजय कैसे पाया, किस किस क्षेत्र में उसने विजय पाया, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। आज हम चलते हैं क्वेश्चन 6 में। हमने 5 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन 6 में क्या है कि हर्ष की धार्मिक नीति क्या थी। प्रारंभ में वे शैव धर्म के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। शैव धर्म यानी विष्णु धर्म। शैव धर्म में भगवान शिव को वो मानते थे। वेन सांग से प्रभावित होकर महायान बौद्ध धर्म को अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। महायान बौद्ध धर्म का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ओके, जिसको आज के डेट में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 5 साल में हर एक बार हर्ष द्वारा नियमित रूप से बुलाए जाने वाले सम्मेलनों में से एक था। वो हर साल 5 साल में एक बार बैठक होती थी। ठीक है, 5 ईयर्स, हर 5 साल में एक बैठक होती थी और वो सम्मेलन वो हर्ष द्वारा नियमित कराई जाती थी हमेशा। हर्ष ने अपने अंकुत संपत्ति सभी धार्मिक संप्रदायों के सदस्यों को उपहार के रूप में दे दी। जो हर्ष के पास संपत्ति थी ना, उसने किसको दे दी? सदस्यों को दे दी। किसके नाम से? उपहार के नाम से। ओके, वेनसांग के अनुसार हर्ष इतना भव्य था कि उसने खजाना खाली कर दिया और यहाँ तक कि अपने पहने हुए कपड़े और गहने भी दे दिए। वेनसांग की किताब में मिला है यह साक्ष्य कि हर्षवर्धन के पास जितनी भी संपत्ति थी, सारी संपत्ति उपहार के रूप में लोगों को, अपनी प्रजा को दे दिया। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि उसने जो कपड़े पहने थे अपने, वो भी दान में दे दिए, उपहार में दे दिए। जितनी भी उसने ज्वेलरी पहन रखे थे वो भी दान में दे दिए। उसने सारा अपना खजाना खाली कर दिया। वो वेनसांग उनकी प्रशंसा करते हैं। किसकी? हर्षवर्धन की। वेनसांग ने उन्हें महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर दिया। तो वेनसांग किस में परिवर्तन कर दिया था? महायान बौद्ध धर्म में। तभी तो जाके वो उपहार में सारे गहने वगैरह लोगों को दे दिए। हर्ष ने अपने राज्य में पशु भोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उन्होंने अपने राज्य में पशु भोजन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया। ठीक है, क्रॉस का निशान का मतलब क्या हो गया? रोक दिया। ओके, पशुओं को भोजन देने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। जीवित प्राणी को मारने वाले को दंडित किया। लेकिन जो जीवित प्राणी हैं उनको मारने वाले को क्या कर दिया? दंडित कर देता था। ओके, हजारों स्तूपों का निर्माण कराया। किसने? हर्षवर्धन ने हजारों स्तूपों का निर्माण कराया। अपने पूरे राज्य में यात्रियों के विश्राम स्थल स्थापित किए और उन्होंने विश्राम स्थल भी स्थापित किए। किसके लिए? यात्रियों के लिए। ओके, यात्रियों के लिए उन्होंने क्या किया? विश्राम स्थल भी स्थापित किए ताकि
कोई भी यात्री आए प्रयागराज में तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से ठहर सकें। बौद्ध के पवित्र स्थानों पर मठों का निर्माण कराया। उन्होंने क्या करवाया? मठों का निर्माण करवाया। ठीक है, मठों का निर्माण करवाया बौद्ध धर्म में। हर्ष ने बौद्ध धर्म को कैसे बढ़ावा दिया? मठों का निर्माण करवाया, हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया, विश्राम स्थल बनवाए यात्रियों के लिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? बढ़ावा दिया। यहाँ पे देखो हजारों स्तूप और मठ बनवाए, यहाँ पे दिया भी है। कन्नौज महासभा का आयोजन किया जिसमें बौद्ध विद्वानों को सम्मानित किया गया। पशु हत्या पर रोक लगाई और शाकाहार को बढ़ावा दिया। उन्होंने मांस मदिरा को रोक लगाया और शाकाहार को क्या किया? बढ़ावा दिया। ओके, 5 साल में एक बार उन्होंने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई और उन्हें उपहार और महंगे उपहारों से सम्मानित किया। 5 साल में वो बुलाता था और सभी को उपहार देता था। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध सिद्धांत पर चर्चा और परीक्षण करने के लिए अक्सर एक साथ लाया। और वो जब सम्मेलन होता था ना तो बौद्ध भिक्षुओं को सभी को एक साथ लाते थे। ओके, ताकि वो लोग अपनी बात रख सकें, चर्चा कर सकें। बौद्ध भिक्षुओं को एक साथ लाना। कन्नौज महासभा क्या थी? ह्वेनसांग के सम्मान में आयोजित एक धार्मिक सभा बुलाई। ठीक है, इसमें 3000 बौद्ध भिक्षु, 1000 विद्वान, 3000 ब्राह्मण और जैन संत शामिल हुए थे। महायान बौद्ध धर्म के श्रेष्ठ घोषित किया गया। सभा में हिंसा हुई लेकिन हर्ष ने शांति स्थापित की। किसने शांति स्थापित की? हर्ष ने। क्योंकि सम्मान, किसके सम्मान के लिए बुलाया गई थी बैठक? ह्वेनसांग के सम्मान के लिए बुलाई गई थी बैठक। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक सभा का आयोजन होना था। धार्मिक संप्रदायों को प्रतिनिधियों को आमंत्रित वहाँ पे सारे किए गए थे। तो वहाँ पे ह्वेनसांग ने क्या बनाई? सभा में हिंसा हुई लेकिन हर्ष ने क्या बनाई? शांति बनाई। ह्वेनसांग उनके दरबार के क्या थे? लेखक थे। वो सारा उनके हर्षवर्धन के राज्य के कार्यकाल का वर्णन करते थे अपनी पुस्तक में। तो उनकी जो ह्वेनसांग की पुस्तक है तो हर्षवर्धन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। इसमें 20 राजा नालंदा विश्वविद्यालय के थे। 20 राजा किसके थे? नालंदा विश्वविद्यालय के। ओके, ये जो 3000 बौद्ध भिक्षु है ना, इन 3000 बौद्ध भिक्षु में कौन थे? हीनयान और महायान। क्योंकि हीनयान और महायान की जो नियुक्ति है किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। ओके, यहीं से इनका उदय हुआ। 3000 ब्राह्मण और जैन ने भाग लिया, तो इसमें लिखा ही है। ओके, 23 दिन तक लगातार ये विधानसभा चली। कितने दिन तक? 23 दिन तक लगातार ये विधानसभा चली। यहाँ पर ह्वेनसांग ने महायान सिद्धांत के मूल्यों की व्याख्या की। क्या की? महायान सिद्धांतों की व्याख्या की। ओके, इस बैठक में
महायान सिद्धांतों की क्या की? व्याख्या की। दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने महायान के मूल्यों की व्याख्या की कि इसका क्या मूल्य है, जिससे कि उन दूसरे लोगों पर से उनकी क्या हुई? श्रेष्ठता को स्थापित की। किसके? हर्षवर्धन के। हिंसा, बड़ाकुटी, आगजनी की घटनाएं भी हुई थी। यहाँ पे देखो लिखा है कि सभा में हिंसा हुई और आगजनी की क्या हुई? घटना हुई। आगजनी की घटना हुई। हर्ष की जान पर भी हमला किया गया, लेकिन हर्ष ने इसे अपने नियंत्रण में ला लिया, यानी कि शांति बना दिया। दोषियों को दंडित भी किया गया। विधानसभा के अंतिम दिन में मेहन साहब को महंगे उपहार से सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये था कन्नौज की महासभा। प्रयागराज सम्मेलन, इलाहाबाद सम्मेलन क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रयागराज सम्मेलन के बारे में हमने पहले भी सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। यहाँ पर जी इलाहाबाद हर 5 साल में हर्ष बौद्ध धर्म को कैसे बढ़ावा दिया, हर्ष की धार्मिक नीति क्या थी, यहाँ पर हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। प्रयागराज सम्मेलन, इलाहाबाद सम्मेलन क्या था, इस क्वेश्चन में हमने पहले इंफॉर्मेशन सारी दे दी थी। हर 5 साल में आयोजित किया जाता था। देखो हमने बताया था ना, हर 5 साल में क्या किया जाता था, ये बैठक क्या की जाती थी? आयोजित किया। हर्ष अपनी संपत्ति और धन वस्त्रों का दान करते थे। हर्ष का प्रशासन कैसा था, अब हम उनके शासन के बारे में जानेंगे। गुप्त प्रशासन प्रणाली का पालन किया था उन्होंने। मंत्रिपरिषद शासन में सहायता करती थी। बड़े क्षेत्रों को प्रांतीय राज्यपालों, वायसराय द्वारा नियंत्रित किया जाता था। गुप्तचर प्रणाली जासूस शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये गुप्त शासन प्रणाली का उन्होंने पालन किया, लेकिन इसके अलावा उनका प्रशासन अधिक सामंती और विकेंद्रीकृत हो गया था। क्या? अधिक सामंती और विकेंद्रीकृत हो गया था। इन्होंने सामंतवाद व्यवस्था को क्या किया? प्रोत्साहित किया। ठीक है, सामंतवाद व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। ओके, हर्ष काल के बाद बहुत अधिक ये बढ़ गया। कौन? सामंतवाद व्यवस्था। ऐसा कहा जाता है कि हर्ष के पास 10,000 घोड़े और 60,000 हाथी थे। कितने? 10,000 घोड़े और 60,000 हाथी थे। ओके, ऐसा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि मौर्य जिन्होंने सुदूर दक्षिण को छोड़कर व्यवहारिक रूप से पूरे देश पर शासन किया था, तो 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियों को बनाए रखा था। कौन? मौर्य। तो उन्हीं की नीति को अपनाते हुए हर्ष के पास 10,000 घोड़े थे और 60,000 क्या थे? हाथी थे। ठीक है, और हर्ष के पास बड़ी सेना तभी हो सकती थी जब वह युद्ध के समय अपने सभी सामंतों का समर्थन जुटा सके। उनके पास, और जाहिर है कि हर सामंती ने पैदल सैनिकों और घोड़ों के अपने कोटा का योगदान दिया। हर्षवर्धन में सारे सामंती ने अपना योगदान दिया और शाही सेना की संख्या में विशाल बना दिया। शाही सेना की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई सेना में। ठीक है, राज्य को प्रदान की गई विशेष सेवाओं के लिए पुजारियों को भूमि अनुदान किया जाता रहा।
और ये भूमि अनुदान का उल्लेख कहाँ से मिला? हर्ष को चार्ट्स द्वारा अधिकारियों को भूमि के अनुदान का श्रेय दिया जाता था। ओके, अनुदानी ने पुजारियों को वही रियासतें दी जो पहले के अनुदानों द्वारा दी गई थी। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हर्षवर्धन ने पुजारियों को रियायतें दी। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया गया था। एक हिस्सा राजा के खर्च के लिए, ह्वेनसांग के अनुसार ऐसा माना जाता। देखो यहाँ पे किसके अनुसार? ह्वेनसांग के अनुसार ऐसा माना जाता था कि एक हिस्सा किसका था? राजा का। ओके, इनके प्रशासन काल पे। दूसरा विद्वानों के लिए। दूसरा किसके लिए था? विद्वानों के लिए। ओके, तीसरा अधिकारियों और लोक सेवकों को बंदोबस्त के लिए। तीसरा किसके लिए था? अधिकारी एवं लोक सेवा। ठीक है, इनके बंदोबस्त के लिए। चौथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखा गया था। चौथा किसके लिए? धार्मिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, तो ये सारे अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुदानों के बारे में, किस किस के भाग में क्या क्या था। ह्वेनसांग ने यह भी उल्लेख किया है कि राज्य के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को भूमि संपन्न किया गया था। जो उच्च अधिकारी थे और मंत्री थे उनको भूमि संपन्न की गई थी। अधिकारियों को भूमि के अनुदान के साथ पुरस्कृत करने में भुगतान करने की सामंती प्रथा हर्ष के तहत शुरू हुई। यह स्वाभाविक है क्योंकि हर्ष द्वारा कई सिक्के जारी नहीं किए गए थे। हर्ष के साम्राज्य में और क्या था? कानून और व्यवस्था अच्छी तरह से बनाए नहीं रखी गई थी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में सरकार द्वारा विशेषतः देखभाल की जा सकती थी, उनके शासन से लूट लिया गया था। उनके सामान को क्या कर दिया गया था? लूट लिया गया था हर्षवर्धन के काल में। हालांकि वह रिपोर्ट करता है कि देश के कानूनों के अनुसार अपराध के लिए गंभीर दंड किया गया था। ये जो डकैती पड़ी थी उन्हें गंभीर दंड किया गया था और डकैती को दूसरा राजद्रोह माना जाता था, जिसके लिए डाकू का दाहिना हाथ काट दिया गया था। इनके कार्यकाल में डाकू का दाहिना हाथ काट दिया गया था। ओके, क्योंकि ह्वेनसांग की क्या संपत्ति लूट लिए थे डाकू। ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में सजा की गंभीरता को कम किया गया था और अपराधियों को जीवन के लिए कैद किया गया था। तो ये था इनका शासनकाल। ओके, हर्ष के शासन में कर प्रणाली और अर्थव्यवस्था कैसी थी? कर हल्के थे। भूमि कर उत्पादन 1/6 भाग था। व्यापार और वाणिज्य गुप्तकी काल की तुलना में कमजोर हुआ था। हर्ष की सैन्य शक्ति कैसी थी? पहले ही हमने इन्फॉर्म कर दिया कि इसमें 10,000 घुड़सवार थे, 60,000 हाथी और विशाल पैदल सेना थी। ठीक है, और क्या थी? विशाल पैदल सेना थी, जो कि शाही सेना थी। सामंतीवाद थे, सामंतीवादियों क्योंकि वो प्रोत्साहन करते थे। उनकी सेना मौर्य और गुप्त सेनाओं से भी मजबूत थी। उनके पास 3,000 घोड़े और हाथी थे, 9,000 हाथी थे। तो इनके पास 10,000 घोड़े और 60,000 हाथी थे। ओके, हर्ष ने कानून और व्यवस्था कैसे बनाई रखी? पुलिस थाने और न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए। अपराधों के लिए कठोर दंड दिए। नीलोपित नामक अभिलेखगार में घटनाएं दर्ज की जाती थीं। हर्ष के शासन काल में समाज कैसा था?
4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रचलित थी। ठीक है, विधवा विवाह, महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई थी, इसमें विधवा विवाह निषिद्ध हो गया, यानी कि नहीं होना था, रोक लगा दी। सती प्रथा प्रचलित थी, दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ा। ओके, और इसमें ब्राह्मण समाज को विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और राजाओं द्वारा भूमि अनुदान किया जाता था। ठीक है, वैश्य मुख्य रूप से व्यापारी थे। ठीक है, क्षत्रिय शासक वर्ग के थे और शूद्र कृषि के लिए जाने जाते थे। शूद्र कृषि के लिए जाने थे, कृषि के लिए जाते थे। ठीक है, बाणभट्ट और ह्वेन-सांग दोनों ही अनेक उपजातियों के अस्तित्व की बात करते हैं, जैसे कि विदेशी कवियों का वर्ग, बाढ़ का वर्ग, धातुवाहकों का वर्ग। हालांकि वे सभी समूह के उपजाति इस अवधि के लिए नई नहीं थी और कम से कम उनमें से कुछ पहले अवधि से मौजूद थे। ओके, नैतिकता में सामाजिक उल्लंघन और सामाजिक व्यवसायों का कारण हुआ था ऐसा। हर्ष के आर्थिक संघर्ष क्या थे? व्यापार और वाणिज्य में गिरावट। ओके, सिक्कों का चलन कम हुआ था, व्यापारी संघ कमजोर हो गए थे, अर्थव्यवस्था स्वनिर्भर गांव पर केंद्रित थी। इनके हुंडी व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग किए जाने वाले भारतीय उपमहाद्वीप पर विकसित वित्तीय साधनों को संदर्भित करता था। ओके, प्रेषण उपकरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन हस्तांतरित करने के लिए जाने जाते थे। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, यानी कि पैसे उधार लेने के लिए IOUs का यूज करते थे। व्यापार लेन देन के लिए विनिमय के बिल के रूप में उपयोग करते थे। तकनीकी रूप से एक हुंडी का एक व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से बिना शर्त आदेश, जो दूसरे को आदेश में नामित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता था। बस्तियों को मतलब यहाँ पर बस्तियों की गिरावट अलग घटना नहीं थी, ये तो हर राज्य में ही होती थी और इनके भी राज्य में ऐसा ही हुआ। जैसे कि यहाँ पे इनको इसमें देखा जा रहा है कि व्यापार और वाणिज्य में गिरावट हुई। ठीक है, तो मतलब अर्थव्यवस्था का समग्र संकुचन नहीं था इसमें। ठीक है, अर्थव्यवस्था शिल्प उत्पादन और व्यापार, कृषि, शहरी गतिविधियां चलने के बजाय एक पैर पर चलना शुरू कर दिया। यह मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि, ये कृषि पर डिपेंडेंट था। ओके, हर्ष साहित्य में योगदान क्या था? बाणभट्ट ने लिखा हर्षचरित कादंबरी। ओके, हर्ष ने स्वयं रत्नावली हास्य नाटक लिखा, प्रियदर्शी का प्रेम कहानी लिखा, ये इनकी पुस्तकों का नाम है। ओके, नागानंद बौद्ध नाटक, ये सारे लिखे, ये सारी इनकी क्या है? पुस्तक हैं। ठीक है, बाणभट्ट की पुस्तक क्या है? बाणभट्ट ने लिखा क्या? हर्षचरित कादंबरी। बाकी हर्ष ने स्वयं लिखा रत्नावली, प्रियदर्शी का नागानंद। हर्ष कला और वास्तुकला में योगदान क्या था? हर्ष का कला और वास्तुकला में क्या योगदान था? मठ, स्तूप, मंदिरों का निर्माण, सरपुर का ईंट निर्मित लक्ष्मण मंदिर उनके काल का है। गुप्त शैली की वास्तुकला जारी रही। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? इसके बारे में जान। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित बौद्ध शिक्षा केंद्र था। क्या था? बौद्ध शिक्षा केंद्र था। हर्ष ने इसे गांव का दान देने में हर्ष ने इसे गांव दान में दिए। इसमें ग्रामीण का क्या हुआ? विस्तार हुआ, क्योंकि ये कृषि प्रधान था। विषय वेद, बौद्ध, दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण थे। हर्ष के बाद क्या हुआ?
647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। राजपूत, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश उभरे। हर्ष की विरासत क्या थी? उन्होंने गुप्त परंपराओं को जीवित रखा, धार्मिक सहिष्णुता और दानशीलता के लिए जाने जाते थे। इस्लामी आक्रमणों से पहले के अंतिम महान हिंदू शासक माने जाते हैं। हर्ष ने शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया? नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया, बौद्ध और हिंदू शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वेन सांग का हर्ष के शासनकाल पर विवरण क्या था? हर्ष के प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता और शिक्षा की सराहना की, व्यापार और अर्थव्यवस्था में गिरावट का उल्लेख किया, नालंदा विश्वविद्यालय विस्तार से वर्णन किया। हर्ष की विदेश नीति क्या थी? नेपाल, कश्मीर, सिंध, असम ने इनकी सत्ता को स्वीकार किया, चीन के साथ कूटनीति संबंध बनाए। सारी इंफॉर्मेशन हम पहले दे चुके हैं, अब बस आप रिवीजन करते जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष शासन कैसे समाप्त हुआ? हर्ष का शासन कैसे समाप्त हुआ? नहीं, यानी कि इनके शासन का पतन कैसे हुआ? 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इनका साम्राज्य क्या हुआ गया? बिखर गया। इसीलिए इन्होंने अपनी सारी संपत्ति का क्या कर दिया? दान कर दिया। ओके। हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। राजपूत, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश उभरे इनकी मृत्यु के बाद। हर्ष का बौद्ध धर्म में योगदान क्या था? मठों, स्तूपों और शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता दी। उनकी नीतियों ने महायान बौद्ध धर्म को भारत और विदेशों में फैलाया। ओके। हर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण शासक क्यों माने जाते थे? गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में एकजुट किया, धार्मिक सहिष्णुता और शिक्षा को संरक्षण दिया, इस्लामी आक्रमणों से पहले के अंतिम महान हिंदू शासक थे वे। हर्ष के अभिलेख क्या थे? इसके बारे में जान लेते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में। इसका जो पहले 5 क्वेश्चन का हमने लिंक डाला था, उस डिस्क्रिप्शन लिंक में टीचिंग बाई रामदेवी मैम में जाना, चैप्टर 10 उसमें राइट है, वहाँ पर हमने बताया था अभिलेख क्या बताते हैं। ठीक है। हर्ष के कार्यकाल में बांसखेड़ा और मधुबन शिलालेख दानशील कार्यों का वर्णन करते थे। सोपन शिलालेख उनके बौद्ध धर्म के संरक्षण की पुष्टि करता है। शासन, हर्ष के शासन में हिंदू धर्म की क्या भूमिका थी? बौद्ध होते हुए भी उन्होंने शैव और वैष्णव धर्म का समर्थन किया, हिंदू मंदिरों और त्योहारों का संरक्षण दिया। हर्ष की विरासत क्या थी? अब इसकी विरासत के बारे में जान लेते हैं। उनकी दानशीलता और धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की जाती थी, गुप्त परंपराओं को संरक्षित किया। उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय फला फूला। ओके, तो चैप्टर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में, और हर्षवर्धन यहीं से कंप्लीट हुआ। हर्षवर्धन के ऑल डिटेल्स यहाँ पे दी गई थी। और चलते चलते हम आपको एक क्वेश्चन दिए जाते हैं यूपीएससी 2020 का, तो आप सभी लोग कमेंट्स में आंसर करके बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही यूपीएससी की क्लास दे करके आपकी हेल्प कर सकूं, और ताकि आप पढ़ते रहिए और आपके पास कोई भी अर्थव्यवस्था को लेकर के रुकावट ना आए आपकी तैयारी में, और आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। तो पहला इसमें 2020 का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है? इसके बारे में हमने बताया है, ठीक है, जिसे आमतौर पर हर्ष काल के बाद के स्रोतों में संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है, जिसे आमतौर पर हर्ष काल के बाद के स्रोतों को में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी की गई एक सलाह थी। ऑप्शन 2, दैनिक लेखा के लिए रखी जाने वाली डायरी थी। दैनिक लेखा के लिए रखी जाने वाली डायरी थी। ऑप्शन 3, विनिमय का एक बिल था। ऑप्शन डी, सामंती प्रभु से अपने अधीनस्थों के लिए एक आदेश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सपोर्ट करिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आए और आप पेपर में उसे इंक्लूड कर सकें। ओके, तो किसी भी एग्ज़ाम से ये बाहर नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।